ओके ओके, मेरी आवाज आ रही है? देखो मैंने सोचा था कम से कम ये लेमा हो जाएगा पहली क्लास में, लेकिन लास्ट में ये थोड़ा अटक गया। मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। वेरी गुड। यस सर। ओके, तो हम कहाँ पहुंचे थे? आई वॉज इवेलुएटिंग दिस इंटीग्रल L epsilon r of this log of 1 minus gamma by z dz, and by this arc I mean मैं ऐसा कुछ था मेरा आर्क, मतलब यहाँ एप्सिलॉन डिस्टेंस है, यहाँ पे गामा बैठा है, फिर जीरो पे भी एक एप्सिलॉन डिस्टेंस है, और ये जा रहा है माइनस आर से आर तक। ये है मेरा लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रल। वो वही मुझे मिला था इंटीग्रल फ्रॉम 0 to pi. What was it? Gamma raised to power k. Of course, summation k runs from 1 to infinity. Gamma raised power k divided by n. क्या था आपका? r raised to power. Let me admit है, अभी आ रहा है। एडमिट इसको करते हैं। r raised power क्या था अपना? माइनस n माइनस 1. e raised power माइनस आयोटा यहाँ पे है, n माइनस 1 टाइम्स थीटा डी थीटा। ये थी अपनी सिचुएशन, ठीक है ना? अब मैं इसके डिफरेंट वैल्यूज के बारे में सोच रहा हूँ। यहाँ k रखो, फिर से मैं n लिख रहा हूँ। ओके, इफ व्हाट, यहाँ k है, देखो फिर से गड़बड़, मैंने पहले n लिखा था, तो बट यू अंडरस्टैंड। तो अगर k इक्वल टू 1 है, यानी अगर ये 0 हो जाता है, देन वी नो वी गेट, हमें पहली टर्म मिलेगी इसमें माइनस आयोटा पाई, राइट? बट इफ k is odd, अगर k odd है या अगर k even है, suppose if k is even, say k is equal to 2n, then इसीलिए मैंने n को बचा के रखा, तो you will get 0 to pi gamma raised power k divided by k r raised power minus k minus 1 iota e raised power minus k minus 1 theta d theta बराबर हो जाएगा 0 to pi, मुझे ये तुम पे छोड़ना चाहिए था, तो it would be r raised power minus 2n minus 1, right? Iota e raised power minus 2n minus 1 theta d theta. अब वैसे भी बाकी तो बाहर जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अगर मैं उसके बारे में सोचूं, सो इट वुड बी 1 बाय, यहाँ आयोटा है, 1 बाय आयोटा 2n माइनस 1 जो भी है माइनस, राइट? और अंदर बचेगा e रेज टू पावर माइनस आयोटा, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, 2n माइनस 1 इंटू पाई माइनस रेज टू पावर यहाँ 0, सो दैट इज 1, राइट? अब चूंकि ये ऑड अगर है ना, अगर ये चूंकि ये ऑड है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई, तो दिस शुड बी एक्चुअली माइनस 1, राइट? ठीक है ना? लेकिन अगर ये इवन होता, देखो अगर k इवन है तो ये ऑड है, और अगर k इवन है तो ये ऑड हो जाएगा, इसका मतलब ये बन जाएगा -2। लेकिन अगर k ऑड होता, अगर k होता 2n माइनस 1, तो ये बन जाता 0, राइट? यानी मुझे सिर्फ लेना है k इज इक्वल टू 1 एंड अदर ऑड वैल्यूज। बाकी ऑड वैल्यूज के लिए ये बन जाएगा यहाँ पे -2, राइट? और बाकी ऑफ कोर्स मैंने यहाँ पे गलती किया, मतलब क्योंकि ये 0 था तो मैंने ध्यान नहीं दिया यहाँ सब्स्टिट्यूट करने का। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस, इज दैट इफ k इज इवन, अगर k इवन है तो ये जो पावर है यहाँ पे इसका ऑड बन जाएगा, और यू विल गेट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई -1, सो इट विल बी -2। इफ k इज ऑड देन इट इज 0, सॉरी, इफ k इज इवन तो ये ऑड हो जाएगा, तो यू विल गेट -2, मतलब -1 दैट्स -2। तो और अगर k, अब मैं कंफ्यूज हो गया, अब अगर k ऑड है तो ये इवन हो जाएगा, इवन का मतलब इट वुड बी इवन मल्टीपल ऑफ पाई, सो इट वुड बी 1 - 1 दैट इज 0। ओके,
सो मेरे कहने का मतलब है अब मैं डायरेक्ट इसका सम लिखूंगा, ठीक है ना, बाकी तुम रफ पे कर लेना, आइडिया तुम्हारे पास है। मैं सिर्फ लिखूंगा एक तो पहली वाली टर्म और बाकी वाली इवन टर्म्स, ठीक है। तो उसका मतलब आई कैन राइट द राइट हैंड साइड एज, ओके, आई कैन राइट इट एज L sub epsilon r log of 1 minus गामा बाय z dz बराबर होना चाहिए आयोटा इंटू गामा पाई, जब ना मैंने लिया था वैल्यू 1, और बाकी बचेगा प्लस समेशन, लेट मी राइट इट एज n runs from 1 to infinity गामा रेज पावर 2n, मैंने इवन वैल्यूज को ही खाली लिया जो कि मैंने अभी बताया तुम्हें, आई थिंक यू कैन r रेज पावर -2n1 -1, उसको तो कुछ फर्क पड़ता नहीं, n इंटू 2n -1, 2n -1 आएगा उधर, इंटीग्रेशन का जो नीचे वाला है ना फैक्टर, ये 2n -1 है, जब ना यहाँ -2 आ जाएगा, राइट, ओके ओके, सो ये मिल जाएगा फाइनली विच इज इक्वल टू, ओ यही था, हाँ बिल्कुल, माइनस तक कहीं, ओके हाँ बिल्कुल सही है। अब जिसको मैं लिख सकता हूँ 1 गामा पाई प्लस बिग ऑर्डर ऑफ 1 by r as r approaches infinity. I have to think like this ना, जैसे it would be of the form 1 by r की टर्म्स आएंगी, फिर आएगी some constant times 1 by r square 1 by r c, तो कोई भी जो एक्सप्रेशन इस टाइप का होगा, right, so they would be less than equal to 1 by r as r approaches infinity, because r approaches infinity means that this is becoming 0, but these would become 0 faster than it, so it would be less than equal to the lowest power as r approaches infinity, जो लोवेस्ट पावर है क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो, और r अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी, इट इज जस्ट लाइक कि हाईएस्ट पावर होना एज r अप्रोचेस 0, और उसमें हमेशा यू कैन ऑलवेज हैव, जैसे तुम्हारे पास है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, this would always be after a certain stage as x approaches 0, after a certain stage this would always be less than equal to some k times x square, the highest power, यहाँ पे lowest है because r is approaching infinity, so we say that is it is big O of 1 by r. अब हमें कुछ खास करना नहीं है और r real number है. Now since right hand side is independent of epsilon, we let epsilon approach 0. तो मेरे कहने का मतलब है वो जो अपना आर्क था वो क्या था, ये तो अगर एप्सिलॉन अप्रोच हो जाएगा 0 को, ये ऐसे 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 बन जाएगा, मतलब ये जो सर्कल है अपना छोटा छोटा बन जाएगा, यानी आई कैन थिंक ऑफ द राइट हैंड साइड देन इन द लिमिट एज -r to r log of 1 minus gamma by, मैं x लिखूंगा यहाँ पे क्योंकि अब ये रियल नंबर है ना, एज इन द लिमिट z would become, जो आर्क पे z था ना, तो इट वुड बिकम अ रियल नंबर, क्योंकि जहां पे वो जा रहा था अपनी लाइन से ऊपर वो छोटा ऑलमोस्ट इनसिग्निफिकेंट हो गया. दिस शुड बी इक्वल टू आयोटा गामा पाई प्लस बिग आर ऑफ 1 by r. ओके, अभी हमने थ्योरम को हाथ भी नहीं लगाया, लेमा है. ओके, नाउ टेकिंग रियल पार्ट्स on both sides, you know that what is the real part of log of the modulus, so you will get minus r, ये क्या हो गया, to r log of mod of 1 minus gamma by x dx. अब इसका क्या होगा, you have to think that जो gamma था अपना, उसका imagine gamma is like a plus iota b, right? iota gamma किसके बराबर होगा, माइनस नहीं, iota a minus b, so what would be imaginary नहीं, real part of iota gamma, it will be equal to minus b, और d is negative है ना, because gamma lies below the plane, नीचे, यानी उसका imaginary part negative है, d is negative, तो minus b is positive, so it is actually minus imaginary part of gamma, but चूंकि वो negative है तो I can think of it as mod of imaginary part of gamma. So यही था हमारा, so iota का तो खैर, so it would be iota into pi
तो मैं इसका रियल पार्ट लूंगा, पाई तो है ही रियल, सो इट विल बी पाई इनटू imaginary part of gamma plus this big order of 1 by r, and we put the lemma. Okay, अब तो मैं okay, so let's proof of the theorem करते हैं. Let's hope वो खत्म हो जाए, थोड़ा लंबा था. प्रूफ ऑफ द थ्योरम हमें क्या करना था, हमें दिखाना है एक्चुअली summation 1 by n minus 1 k runs from 1 to n. What do I have? The n minus 1 imaginary part of wk in modulus is less than equal to 1 by n summation k runs from 1 to n imaginary part of zk in modulus, where zk's are the zeros of the polynomial and wk's are the critical points of the polynomial. Okay, now we know that, जो मैंने शुरुआत में बताया था कि अगर मैं मॉड हटा दूं तो ये बराबर होते हैं, मतलब एवरेज ऑफ द जीरोस एंड क्रिटिकल पॉइंट्स इज सेम, उनका सेंट्रोइड सेम. तो हमें ये पता है कि 1 by n minus 1 summation wk, k runs from 1 to n minus 1 is equal to 1 by n into summation k runs from 1 to n zk. Let's call this equation 1. ठीक है? In particular, taking the imaginary part on both sides, you know, if two complex numbers are equal, then their real parts must be equal, their imaginary parts must be equal, and sum of real parts is real part of the sum, and sum of imaginary parts is imaginary part of the sum. Using that, so in particular, I can equate their imaginary parts. You would have 1 by n minus 1 summation k runs from 1 to n minus 1. Imaginary parts of wk is equal to 1 by n summation k runs from 1 to n imaginary parts of zk. Okay. Now, if all the zeros of pz lie in closed upper half plane or closed lower half plane, that's a convex set, then all the critical points of what? All the critical points of क्या है? pz also lie in the upper half plane or the closed है, लिख लेना. Closed का मतलब including the boundary, lower half plane. What I am trying to say is this. अब दो कंडीशन है. सपोज सारे के सारे जीरोस इधर हैं, चलो बाउंड्री भी कोई है, ठीक है. तो चूंकि ये कॉन्वेक्स सेट है तो क्रिटिकल पॉइंट्स भी उसके साथ ही होंगे, यानी उनका इमेजिनरी पार्ट अगर सब जीरोस का नेगेटिव है या पॉजिटिव है तो अब जीरोस का भी पॉजिटिव और नेगेटिव होगा. सो इन दैट केस अगर यहाँ है या फिर ऊपर की तरफ है, उसका मतलब क्या होगा, सारे के सारे इमेजिनरी पार्ट, सारे के सारे जो सम में नंबर है ना, चाहे दाएं साइड पे या बाएं साइड पे, यहाँ ये तो सारे के सारे पॉजिटिव हैं या सारे के सारे नेगेटिव हैं. अगर वो सिचुएशन है फिर तो कुछ प्रूव करना ही नहीं है ना, क्योंकि अगर सारे के सारे ये नेगेटिव है तो इसका मतलब ये भी सारे के सारे नेगेटिव है. तो इसका मॉडुलस क्या होगा? मॉडुलस होगा नेगेटिव का नेगेटिव, तो दोनों को -1 से मल्टीप्लाई कर लो तो मॉडुलस मिल जाएगा. और अगर पॉजिटिव है तो मॉड लगाओ या ना लगाओ एक ही बात है ना. सो वी गॉट व्हाट वी वांटेड, तब तो बराबर होगा, लेस देन इक्वल टू तो होने की बात ही नहीं है ना. तो वही हम कह रहे हैं. सो इसको वर्ड्स में भी लिखते हैं. अगर ऐसा है then in that case 1 by n into summation k runs from 1 to n imaginary part of zk, ठीक है ना, would be the same thing as, क्योंकि सारे के सारे अगर पॉजिटिव है सारे के सारे, मुझे लगता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि माइनस को हम बाहर निकाल सकते हैं. summation k runs from 1 to n imaginary part of zk
सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ, मैंने गलत लिखा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ, शुड आई राइट k runs from 1 to n है, ठीक है, तो यहाँ wk होना चाहिए क्योंकि यहाँ n-1 मैंने लिखा, therefore मैंने गलत लिखा, यानी why should I write like this 1 by n minus summation, मतलब तुम बात समझ गए ना, एक्चुअली चूंकि ये इनसिग्निफिकेंट है इसलिए इस पे मुझे ध्यान ही नहीं जाता, summation imaginary part of zk, right, and of course 1 by n minus 1 summation k runs from 1 to n, यहाँ 1 by n minus 1, ठीक है, imaginary part of wk in mod would be equal to modulus of 1 by n minus 1 summation k runs from 1 to n minus 1 modulus of modulus तो बाहर चला गया, imaginary part of wk, अब कुछ नहीं करना, बाइस जो हमने इक्वेशन ऊपर लिखी है, therefore क्या नाम था उसका, फर्स्ट, हाँ, therefore by equation first 1 by n minus 1 summation k runs from 1 to n minus 1 imaginary part of wk in mod is equal to 1 by n minus 1 summation k runs from 1 to n minus 1 imaginary part of wk, but this is equal to modulus of 1 by n by 1 summation k runs from imaginary part, यहाँ wk है ना, यहाँ zk है, which is equal to 1 by n into summation k runs from 1 to n imaginary part of zk, and we are done, यहाँ mod है, imaginary part mod, okay, ये यूज करके using the 1 and we are done, ठीक है, इसका मतलब अगर सारे जीरो एक साइड पे है तो देयर इज नथिंग टू प्रूव, लेकिन अब अगर कुछ जीरो, वो हमें मेन काम करना है। नाउ सपोज सम ऑफ द जीरोस, ये थोड़ा ट्रिकी है, और pz lie in the lower half plane, while others मतलब कुछ lie in क्या कहते हैं closed upper half plane, मतलब सारे के सारे एक साइड पे नहीं है ना इमेजिनरी लाइन की, okay, so then we consider the polynomial g of z is equal to p of z multiplied by, हम प्रोडक्ट लेंगे ओवर ऑल इमेजिनरी पार्ट जिनका नेगेटिव है, यानी जो नीचे की तरफ है लोअर हाफ प्लेन में है, मल्टीप्लाइड बाय z माइनस z के पार्ट डिवाइडेड बाय z माइनस z के, ठीक है। हमने क्या किया यहाँ पे, हमने ऐसा किया कि z माइनस z के यहाँ पे फैक्टर है ना, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे कहने का मतलब है सपोज यू हैड गॉट z माइनस z1 into z minus z2 into z minus z3, ठीक है, ये था मेरा पॉलिनोमियल p ऑफ z, थोड़ी देर के लिए मान लो, ऑफ कोर्स इसमें कुछ a एंड b होगा, दैट्स नॉट, मैं एक ही बात कर रहा हूँ फैक्टर्स की। अब मान लो इसमें ये दो जो है इनका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 is greater than equal to 0, imaginary part of z3 is greater than equal to 0, but imaginary part of z2 जो है वो लेस देन 0 है, तो उसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लूं तो उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, देखो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा ऐसे, मैं g ऑफ z में ऐसे लिखूंगा, मैं लूंगा pz, दैट इज pz जिसका है, जिसका नेगेटिव है ना, वहां मैंने ऊपर मैंने ऐसे मल्टीप्लाई किया, नीचे किया z माइनस z2 से, तो उसका मतलब ये क्या बनेगा, ये जो बनेगा इट वुड बी z माइनस z1 इनटू, ये तो हो जाएगा कैंसिल, और बचेगा z माइनस z2 बार इनटू z माइनस z3। अब देखो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, इसके जीरोस अब हैं z1, z2 बार एंड z3, यानी ये चेंज हो गया टू इट इज बार। अब अगर
बाहर से क्या होता है कि इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज हो जाती है। अब जो कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 क्या था, वो नेगेटिव है, लेकिन इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 बार क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या होगा, अब इसका भी इमेजिनरी पार्ट नॉन नेगेटिव है, इसका भी और इसका भी, यानी इसके जो जीरोस हैं GZ के, इट्स ए पॉलिनोमियल, लेकिन इसके जीरोस हैं, एक तो वो वाले जीरोस जिनका इमेजिनरी पार्ट जो अपर हाफ प्लेन में है, और जो लोअर हाफ प्लेन में है उनका कॉन्जुगेट। तो ये है ये एक्सप्रेशन यहाँ पे। ओके, थिंक अबाउट इट क्लियरली, all the zeros of G of Z lie in upper half plane. ठीक है, अपर हाफ प्लेन में है। सो देयरफॉर इफ T1, अब हम गाउस लोकस थ्योरम यूज करेंगे, मान लो इस G of Z के क्रिटिकल पॉइंट्स हैं n-1 ही होंगे एट मोस्ट, क्योंकि डिग्री कुछ चेंज नहीं हुई एक्चुअली, सिर्फ ये फैक्टर चेंज हो गया जहां पे वो इमेजिनरी पार्ट, मतलब उसको फ्लिप हमने कर दिया उसके जीरो को, उन वाले जीरो, एक ही नहीं बहुत और भी हो सकते हैं, मैंने एक ही एग्जांपल दिया। इफ दे आर क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ GZ, अब ऑफ कोर्स होगा ये ना कि वो भी उसी अपर हाफ प्लेन में लाई करेंगे, बिकॉज दैट्स अ कॉन्वेक्स सेट बाय गॉस-लूकास थ्योरम। देन बाय पार्ट फर्स्ट, देन बाय अबव जो हमने अभी किया, then by above you should have 1 by n minus 1 into summation k runs from 1 to n minus 1 modulus of imaginary part of tk should be equal to 1 by n summation k runs from 1 to n modulus of imaginary part of zk। देखो अब यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, राइट, इमेजिनरी पार्ट को तो चूंकि साइन का खाली फर्क था ना, जो ना GZ के जीरोस हैं, तो जब मैं मॉड लगाऊंगा Z और Z कंजुगेट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नेगेटिव भी होगा तो पॉजिटिव कर देगा। लेट्स कॉल दिस इक्वेशन, इससे पहले मैंने कोई नाम दिया, लंबा था ना ये। हाँ, G of Z को जब हमने यहाँ डिफाइन किया, लेट्स कॉल दिस सेकंड एंड लेट्स कॉल दिस 3, फर्स्ट मैंने इससे पहले दिया था। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं मॉड ले रहा हूँ, कि अगर इमेजिनरी पार्ट साइन फ्लिप भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे मैं Z2 रखूँ या Z2 बार रखूँ, एक ही बात है, इमेजिनरी पार्ट उनके मॉडुलस में सेम ही आना चाहिए। ओके, तो ये है हमारा जिससे हम प्रूव करेंगे। अब आएगा हमारा वो लेमा, ठीक है। ओ सिंस फ्रॉम सेकंड, अगर मैं सेकंड को देखूं, इधर देखो तो ये जो अपनी इक्वेशन सेकंड है, इसको हम अगर ध्यान से देखें, राइट, अगर मैं x को रियल नंबर्स कर देता हूं, यानी रियल लाइन पे इसका वैल्यू देखूंगा, तो रियल लाइन पे क्या हो रहा है, अगर मैं g of x लेता हूं, सो उनका जो मॉडुलस होगा वो सेम होगा फॉर ऑन रियल लाइन। मेरे कहने का मतलब ये है, चलो मैं पहले लिख देता हूं, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन सेकंड, जो हमने g of x को डिफाइन किया था, modulus of p of x would be equal to modulus of g of x if x belongs to set of real numbers। अब ये इस वजह से होगा, अगर हम देखेंगे x को रियल नंबर करते हैं, तो अगर इसमें फर्क क्या है, फर्क है एक्चुअली एक फैक्टर का, राइट, जो मतलब कॉन्जुगेट है, राइट। तो अगर x रियल है तो क्या होगा, x is real, it would have Z1 Z2 Z3 as zeros, इसके होंगे Z1, मैंने एक फैक्टर को इसके चेंज किया बाय इट्स कॉन्जुगेट, नो, ओके, सेकंड इक्वेशन क्या कहती है, अगर इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस इज नेगेटिव जिनका था, हाँ, तो क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट किसी का नेगेटिव होगा ही नहीं, है ना, हमने सिर्फ उनको हटाया ना। अगर x रियल नंबर है तो p of x क्या होगा, p of x would be x minus, just a minute,
पी एफ एक्स जी एफ एक्स के बराबर होगा। ओके, इसको फिर से मैं देखता हूँ। सो अगर इसको हम रियल नंबर करते हैं तो क्या होगा? आई एम टेकिंग दिस प्रोडक्ट ओवर ऑल zk and zk conjugates. तो if they are real numbers, so will this cancel out? क्या ये 1 हो जाएगा? वो मुझे देखना है। If x is a real number, मॉडुलस में क्या होगा? इसका मॉडुलस मुझे चाहिए। x is now a real number. You take x minus zk divided by x minus zk bar. क्या इसका मॉडुलस सेम होगा? एग्जाम्पल से देख सकते हैं हम। आई थिंक इसका मॉडुलस सेम आएगा, क्योंकि ओके, लेट मी सी, x is a real number, so you have z bar, then you have क्या है, z को एग्जाम्पल लेते हैं, चलो a plus iota b, ठीक है। So you have got now x is a real number, so if you take x minus z, so it would be x minus a plus iota minus b, और x minus z bar होगा z minus a, right, plus I think iota b, क्योंकि यहाँ पहले ही होगा ना, इट वुड बी x माइनस a माइनस आयोटा b, तो यहाँ प्लस आ जाएगा। ऑफ कोर्स इसका मॉडुलस क्या होगा? x माइनस z का जो मॉड होगा, देन इट वुड बी ऑफ कोर्स z माइनस a का स्क्वायर, जो भी है ना, स्क्वायर रूट ऑफ दिस थिंग, और यहाँ पे माइनस b का स्क्वायर या प्लस b का स्क्वायर क्योंकि सेम है, तो इसका मतलब है अगर मैं x को मतलब z की जगह x रियल नंबर लूं, इसका मॉडुलस 1 होगा। अगर इसका मॉडुलस 1 होगा, देन mod of tz, mod of gz सेम होंगे। So for the real line they would be identical। क्या कर रहा हूँ, कहाँ गए पेजेस मेरे? हाँ, तो इससे ये क्लियर हो गया कि mod of px would be mod of gx, क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा फैक्टर है वो 1 हो जाएगा उसका मॉडुलस बिकॉज ऑफ दिस थिंग, अगर x रियल नंबर हो फॉर ऑल एंड ऑल द जीरोस ऑफ gz, ये भी हमें पता है, lie in upper half plane। हमारी कंस्ट्रक्शन ही ऐसी। ओके, इफ ऑल द जीरोस ऑफ, उसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इट विल नॉट वैनिश ऑन रियल लाइन, है ना। सो व्हाट इज इट, मे और मे नॉट, मतलब क्योंकि इसके सारे के सारे जीरोस अपर हाफ प्लेन में है, क्लोज्ड, इट कुड बी ऑन द बाउंड्री। सो अगर सारे के सारे जीरो, इनफैक्ट कुछ तो हमने मतलब जो यहाँ थे वो नीचे हो गए, मतलब कुछ जीरो तो डेफिनेटली इसके बिल्कुल पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट होगा, क्योंकि हमने उनको फ्लिप किया जिनका नेगेटिव था। ओके, देयरफॉर वी मस्ट हैव, उससे हमें ये भी मिलेगा modulus of p dash x should be less than equal to modulus of g dash x for all x belonging to R। ओके, तो उसकी वजह ये है क्योंकि ये जो p of x है, इसके जो है, इसके कुछ जीरो ऊपर है, मतलब अगर मैं जस्ट फॉर रियल नंबर्स पे मैं सोचूं, p of x क्या है, p of x के कुछ जीरो इधर हैं, कुछ जीरो इधर है ना। सो लेकिन इसके जो है ना, इसके एक ही साइड पे है, ठीक है ना। अब होता ये है कि इसके जो क्रिटिकल पॉइंट्स है वो भी इसी साइड पे है, लेकिन p ऑफ z का कोई क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ भी हो सकता है ना, इनके बीच में, क्योंकि उनके कॉन्वेक्स हल में होना है ना, यानी रियल उसके पॉसिबिलिटी है होने की, इसके रियल होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो उसका मतलब है तो ये सेम फंक्शन, राइट। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तब भी आई विल गेट द सेम फंक्शन। सपोज इट वाज सम पॉलिनोमियल, तुमने इसको डिफरेंशिएट किया तो जो यहाँ होगा वही यहाँ पर भी होगा ना, बिकॉज उनका मॉडल सेम है। सो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना, और इसके जो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे, ओके, सो p डैश x जो होगा वो लेस देन इक्वल टू g डैश x होगा। ओके, दैट्स, सो इन पर्टिकुलर, मैं अभी 10 मिनट रह गए, मैं चाहता हूँ ये खत्म हो जाए। In particular, I would have p dash x divided by x raised power n minus 1 in modulus would be less than equal to g dash x divided by x raised power n minus 1
Of course, x should not be equal to 0. Okay, which implies that चूंकि log of increasing function है तो it would preserve that inequality log of p dash z divided by x raised power n minus 1 is less than equal to log of g dash x divided by x raised power n minus 1 or whatever. Okay, x is not equal to 0. अब थोड़ा सा हम g dash x f dash x को evaluate करेंगे. Okay, so p dash x के हमें critical points पता है. Okay, so we know that क्या था अपना p dash x, हमने खुद ही दिए ना इसके क्रिटिकल पॉइंट्स का नाम कुछ डब्ल्यू के है ना. p डैश के जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो है ही डब्ल्यू के एंड मतलब p के क्रिटिकल पॉइंट्स, और g के क्रिटिकल पॉइंट्स को हमने दिया है t के. उसका मतलब जो p ऑफ x होगा वो होगा सम कोफिशिएंट, चलो a n व्हाटएवर, इनटू x माइनस w1, मेरे कहने का मतलब है p डैश x इनटू शायद n भी होगा साथ में, वही इसका कोफिशिएंट होगा व्हाटएवर, इनटू x minus w2 up to x minus wn. Then I have of course what, g dash of x, उसकी critical points t1 t2 है, so you would have some number जो भी है a b c whatever, n साथ में होगा क्योंकि हम उसको n होगा उसके ना, क्योंकि हमने p of z का चूंकि अगर हम उसको मॉनिक लेंगे तो फिर तो a n नहीं होगा लेकिन n जरूर होगा, तो you would get what, x minus t1 of course n minus 1 है, x minus t2 into x minus tn minus 1. तो इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो it would imply that log of जो भी अपना है what, तो I should write it as product. एक्चुअली n यहाँ अगर मैं इसको मॉनिक मानता हूँ तो ज्यादा इजी है, मतलब उससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं, तो इसलिए मतलब मेरे कहने का मतलब है अगर यहाँ पे n है, प्रोडक्ट ऑफ जो ना इसमें जो पहले इसमें p डैश z और g डैश z p dash x g dash x को सब्स्टिट्यूट करूंगा, so it would be product k runs from 1 to n x minus what do you have, oh yes, wk divided by x raised power n minus 1 is less than equal to, इसी तरह से आएगा log of n product k runs from 1 to n x minus t sub k whole divided by what do I have, x raised power n minus 1 x, ठीक है बिल्कुल. ओके, अब अगर तुम यहाँ पे सोचो log ऑफ द सम इज सम ऑफ द log, ठीक है ना, अगर मैं इसको ब्रेक करता हूँ log ऑफ log n, मतलब इसीलिए मैं नहीं चाहता था लिखना क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज भी log ऑफ n प्लस log ऑफ जो बचा कुचा है, यहाँ पर भी होगा log ऑफ n प्लस जो बचा कुचा है, यानी नेक्स्ट स्टेप में मैं इस n को हटा सकता था क्योंकि वो दोनों साइड से कैंसिल हो, ठीक है. अब ये करने के बाद अब इसको मैं और तरीके से लिख सकता हूँ, टू बी log ऑफ पाई k runs from 1 to n minus 1, वो n minus 1 ही हमारे पास, तो हर एक x को एक फैक्टर में दे देते हैं तो ये हो जाएगा कैंसिल, इट वुड बी 1 minus wk by x, of course in mod this is less than equal to log of हमारा आधा का नहीं पूरा काम हो गया तकरीबन, क्या था अपना प्रोडक्ट के यहाँ नहीं है, प्रोडक्ट देखो बाहर मोड है, k runs from 1 to n minus 1 for the same reason tk divided by x. ओके, अब इसका मतलब ये हुआ कि integrals do preserve the inequality of the functions. I can write it as, या पहले प्रोडक्ट को हम सम में, log of product is sum of the logs है ना, नहीं पहले इंटीग्रल ही लगाते हैं, टू बी माइनस r log of product k runs from 1 to n minus 1 1 minus wk divided by x in modulus, right, dx is less than equal to
what do I have? Log of integral आएगा फिर से minus r to r, product k runs from 1 to n, 1 by tk divided by x, of course यहाँ पे mod है dx. ओके अब मैं क्या करूंगा, log इट्स log of say a into p है ना, इज एक्चुअली log of a plus log of b, यानी प्रोडक्ट p बाहर आ जाएगा लेकिन समेशन बन जाएगा, यानी यू विल गेट दिस इज इक्वल टू समेशन k runs from n minus 1 minus r to r log of, अब थोड़ा हम लेमा यूज कर सकते हैं, log of this 1 minus wk by x dx is less than equal to minus r to r summation k runs from 1 to n minus 1 log of mod of 1 minus tk divided by x dx. Now we have to use the lemma, जो हमें वहां मिला था वो हम यहाँ लिखेंगे. Now by मतलब from the lemma we get, using the lemma we get, हमें यहाँ मिलेगा, अब मैं वो डायरेक्ट लिखूंगा, एक तो आता है ना वो क्या था वो pi into summation k runs from 0 to n minus 1 imaginary part of wk, मतलब सिंपल सब्स्टिट्यूट करना है, और प्लस big O of 1 by r is less than equal to pi into summation k runs from 0 to n minus 1 imaginary part of tk in mod plus, right? Now letting r approach infinity, और चूंकि ये r पे डिपेंड नहीं करते, so big O of 1 by r would approach to of course 1 by r जहां जाएगा क्योंकि वो उससे छोटा है, तो जब r इंफिनिटी है तो वो बन जाएगा 0, तो ये 0 बन जाएंगे ये टर्म्स, so पाई कैंसिल हो जाएगा and we get summation k runs from 0 to, sorry मैं 0 फिर से लिख रहा हूँ, यहाँ 1 है, 1 है, 1 है, सॉरी अब है ना 2 मिनट है, मैं कोशिश कर रहा हूँ ये खत्म हो जाए, n minus 1 into imaginary part of wk in mod is less than equal to summation k runs from 1 to n minus 1 imaginary part of tk in mod. Okay, hence by 3 कुछ नहीं करना मुझे, ये जो इक्वेशन 3 है अगर मैं पीछे जाता हूँ उसमें सब्स्टिट्यूट करना, यहाँ पे ये इसके बराबर है, अब जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जो tk है, या आ गया tks, ये इससे बड़ा है और वो बराबर था, कहाँ गया वो tks कहाँ बराबर थे, हाँ ठीक है, tk इसके बराबर है, ठीक है, डिवाइड बाय n minus 1, तो इसकी जगह मतलब यूजिंग 3 यू आर गेटिंग द आंसर, हमारे पास 1.5 मिनट है, बाय 3 हेंस बाय 3 वी गेट जो हमें चाहिए था, दैट्स 1 by n minus 1, थोड़ा लंबा चौड़ा था लेकिन इमेजिनरी पार्ट ऑफ wk इज लेस देन इक्वल टू, इसको पढ़ना ठीक से, into imaginary part of zk. So that's what we had to do. That finishes our theorem for these average distances. Okay, we still have 1 minute, but doesn't matter. ठीक है, चलो इसको आज खत्म करते हैं, ये लंबा चौड़ा थ्योरम था, but we proved it. So let me end it. वैसे ये खुद ही बंद हो जाएगा अभी. हाँ आमिर हाँ बोलो सर. वो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या किया था फिर उसको सबको मार्क्स मिलेंगे, कोई मसला नहीं. अच्छा मुझे ये बता दो, आमिर अगर है तो वो अटेंडेंस को देख लेना. आमिर तुम हो वहां पे? उसकी बैटरी लो हो गई सर, उसकी बैटरी लो हो गई. मैं अच्छा यासर तुम इसको स्क्रीनशॉट लेके उसको भेज देना, ठीक है? ओके सर. ओके, ये 1 मिनट में नहीं, लेस देन 1 मिनट अभी खत्म हो रहा है. चलो हम इसको एंड करते हैं, खुदा हाफिज.